क्या ईरान पर इजराइल 200 लड़ाकू जेट से हमला करने जा रहा है? रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने इजरायली हमले को देखते हुए अमेरिका को धमकी दी कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपने परमाणु मिशन से कोई भी समझौता नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि अपने देश की रक्षा के लिए पूरे ईरान ने सिर पर कफन बांध लिया और हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। घेर लिए ईरान के परमाणु ठिकाने, कफन बांधकर उतरे खामनेई। ईरान और अमेरिका की अभी तक परमाणु डील फाइनल नहीं हो पाई है और इधर इजराइल के 150 लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु साइट में से एक फोर्डो परमाणु साइट को ईरान की सैकड़ों महिलाओं और छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया है ताकि इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला न कर पाए। सैकड़ों की तादाद में ईरानी लड़कियों ने फोर्डो परमाणु साइट के चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया है कि अब इजराइल यहां पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान की परमाणु डील के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इधर नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि इजरायली सेना ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर हमला जरूर कर देगी। इधर ईरान ने दो टूक कह दिया कि इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो इसे अमेरिका का हमला माना जाएगा और ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से हमले का बदला जरूर लेगा। अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास इतना ज्यादा समर्थित यूरेनियम मौजूद है जिससे वो 12 से ज्यादा एटम बम बना सकता है। इस वक्त ईरान के पास जितने भी परमाणु ठिकाने या संस्थाएं हैं उन सबको इजराइल और अमेरिका तबाह करना चाहता। तो दिल्ली में उड़ानों पर भी खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली आने वाली लगभग 20 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली आने जाने वाली लगभग 39 फ्लाइट में देरी देखी गई है और अब तक 20 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। तो 49 फ्लाइट ऐसी हैं जो बताया जा रहा है कि देरी से चलेंगी और ऐसे में जो यात्री हैं उनको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खास करके आप जब फ्लाइट लेने के लिए निकलें तो उस दौरान जो शेड्यूल है वो जरूर देख लें क्योंकि मौसम ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर अब उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। तकरीबन 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। आंधी और तूफान से कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो चुके हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा समेत आसपास के जितने भी इलाके थे झमाझम बारिश हुई है वहां पर और इसका सीधा असर पड़ा है निचले इलाकों में क्योंकि जलभराव हो जाने की वजह से, जल जमाव हो जाने की वजह से निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है क्योंकि घरों में पानी घुसने लगा है।
दूसरी तरफ रोड पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं। आईटीओ पर है, आईटीओ पर तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आईटीओ से लक्ष्मी नगर विकास मार्ग का रास्ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो जलभराव है वो यहाँ पर सड़क के एक तरफ दिखाई दे रहा है। साल दर साल अगर जो तस्वीर नहीं बदल रही है तो वो आईटीओ की नहीं बदल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर अभी भी जलभराव है और आज चूंकि रविवार है तो उतने वाहन सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वाहनों की कुछ रफ्तार धीमी जरूर हुई है क्योंकि सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीती रात दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हुई थी। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसके बाद न सिर्फ बारिश से पहले आंधी, तूफान और कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि तूफान और आंधी इतनी ज़्यादा तेज थी कि दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटना हुई। अभी आप ये तस्वीर आईटीओ की देखिए, यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो धीमे हो गए हैं। ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिखाई दे रही हैं, चाहे धौला कुआं हो, मोती बाग हो या फिर आउटर दिल्ली के कई इलाके हों। तो फिलहाल ये तस्वीर आप दिल्ली की देखिए, जो आईटीओ से लक्ष्मी नगर जाने वाला इलाका है वहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो मौसम का मिजाज जरूर बदला है बीती रात बारिश होने के बाद। आपको बता दें कि तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है, चूंकि बेतहाशा गर्मी पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिल रही थी, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह से जलभराव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा समेत कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। आंधी और तूफान से कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो गए हैं। देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। खास करके बात करें निचले इलाकों की और अंडरपासेस की बात करें तो वहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और देखिए किस तरीके से वाहन जो हैं वो इसी पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आवागमन में लोगों को उठानी पड़ रही है क्योंकि अंडरपास पूरी तरीके से डूब चुके हैं। दरअसल बीती रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में पेड़ भी धराशायी हुए हैं। पेड़ भी टूटकर गिरे हुए हैं, उनकी टहनियां टूटकर गिरी हुई हैं। इसकी वजह से भी रोड्स ब्लॉक हो गए हैं। एनसीआर में तेज आंधी बीती रात चली थी और इसके साथ ही बारिश जो आई उसने लोगों की मुसीबतें जो हैं वो और बढ़ा दी। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का हाल इस वक्त आखिर क्या है। दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री, 18 उप मुख्यमंत्री और आज राजधानी दिल्ली में सुशासन के मुद्दों पर एक दिवसीय चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ सुरक्षा ढांचे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जातीय जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, सभी मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि 10 बजे से बैठक होनी थी, आधा घंटे का समय है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अब से थोड़ी देर पहले बैठक के लिए यहाँ पर अशोका होटल जो है वहां पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है बैरवा, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वह जातीय जनगणना हो उसके लिए धन्यवाद दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो है वो बात रखी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से जो
है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव जो है यहाँ पर बैठक में जो है वो पारित होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीए की जो है यहाँ पर एनडीए शासित जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक है, इस बैठक में साफ तौर पर इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह से, जैसा कि हमने कल देखा कि नीति आयोग की बैठक में यह बात रखी गई थी कि 2047 तक भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ जो मध्यावधि में टारगेट भी है, चाहे वो 2030 को लेकर के टारगेट हो, 2035 को लेकर के टारगेट हो, 2040 को लेकर के टारगेट हो, इसको लेकर के भी जो है वो रणनीति जो है वो बनानी है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात में की जा रही है, राजस्थान में जो है वो इसकी काफी संभावना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन की जो बात जो की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर के भी चर्चा होगी, किस तरह से भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाया जाए और इसमें किस तरह से जो है वो केंद्र में की जो योजना की जो भूमिका है वो किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी जो है या फिर एनडीए के जो लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तब विकास का कार्य जो है तो वो तेजी से बढ़ता है। तो आखिरकार किस तरह से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। जी ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हुए बैठक की नजर आएंगे। क्या लगता है किसी तरीके का कोई निर्देश या फिर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा बीजेपी के जरिए निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर की विशेषताएं गिनाने के लिए और किस तरीके से सफल रहा है, इसके बारे में कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से भारत ने अपनी पक्ष को जो है वो मजबूती से रखा और हमने देखा कि जिस तरह से जो संसदीय डेलीगेशन है वो भी भारत ने विदेश में भेजा है। देश की अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा निकाले गए, सिंदूर यात्रा जो है वो निकाले गए, तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निश्चित तौर पर संदेश देंगे। लेकिन जिस तरह से भारत जो है जिस तरह जैसा कि हमने कल यह भी देखा था कि नीति आयोग की बैठक में हुई थी, वो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत जो है वो सैन्य तौर पर जो है वो अपने शक्ति का प्रदर्शन जो है वो लगातार करता रहा, लेकिन साथ ही साथ भारत को सांस्कृतिक मजबूती का प्रदर्शन जो है वो भी करना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत में जिस तरह से आंतरिक स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गई है, तो इसको लेकर के भी भारत जिस तरह से विश्व के सामने जाएगा, विश्व के पटल पर जाएगा, और यह तभी संभव है जब पूरे देश का विकास हो, राज्यों का विकास हो। कल भी हमने देखा कि जब नीति आयोग की बैठक हो रही थी उसमें विकसित भारत विकसित राज्य की बातें भी की गई थी। साफ तौर पर उन राज्यों पर भी फोकस किया जाएगा जहां पर जो विकास की रफ्तार में धीरे पड़ गए हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी बात की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी जब बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, जातीय जनगणना की बात होगी, आपातकाल की बात होगी, तो साथ ही साथ देश को और राज्यों को किस तरह से विकसित बनाया जाए इसकी भी चर्चा होगी। जी, और विपक्ष को किस तरीके से जवाब दिया जाए इस पर भी, क्योंकि 10 से 2 बजे तक का समय बैठक का रखा गया है विनीत, ऐसे में हर एक बिंदु पर विचार विमर्श किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर यह बैठक जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है सभी मुख्यमंत्रियों को या फिर डिप्टी सीएम को भी अपनी बात रखने की बात जो है वो की जाएगी। इस तरह की जो बैठक होती है इसमें यह भी परिकल्पना होती है कि कोई भी राज्य जो है वो अपने यहाँ के बेहतर योजनाओं को बारे में चर्चा करे, जिससे जो दूसरे राज्य हैं वह भी उससे सीखें। आदान प्रदान विचारों का भी होना चाहिए, इसी वजह से बीजेपी लगातार ऐसी बैठक करती भी रहती है। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी पहुंचाने के लिए।